हेलो क्लास 9। चलिए अब हम लोग फिर से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चैप्टर पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें और क्या क्या बातें आपको बताई गई हैं। पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि इलेक्शन कमीशन किस तरह से काम करता है और कैसे हम मानेंगे कि हमारे देश के अंदर जो भी इलेक्शन होते हैं वो फ्री एंड फेयर होते हैं। चलिए देखते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। अब क्या है कि जब इलेक्शन हो जाता है और काउंटिंग होती है तो फिर जो जो रिज़ल्ट होता है वो कैसे लोग मानते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम, अब जो है इलेक्शन के जो रिज़ल्ट होते हैं उसको कैसे एक्सेप्ट किया जाता है, कैसे स्वीकार करते हैं। वन फाइनल टेस्ट ऑफ द फ्री एंड फेयर इलेक्शन हैज़ इन द आउटकम इटसेल्फ। और फाइनल टेस्ट जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का होता है वो होता है कि उनका रिजल्ट क्या हुआ। If election is not free and fair, the outcome always favors the powerful। और अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते हैं तो आप समझ जाएंगे, कैसे समझ जाएंगे, आप देखेंगे हमेशा ही जो जो लोग बड़े पावरफुल होते हैं वो दोबारा दोबारा इलेक्शन में जीत जाते हैं। In such a situation, the ruling parties do not lose election। तब तो आप समझ लीजिए कि एक बार जो रूलिंग पार्टी में आ गया वो तो पावरफुल हो जाता है और फिर वो कभी भी इलेक्शन नहीं हारेगा, है ना। तो अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ तो अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा तो डेफिनेटली उसके भी हारने के चांसेस रहेंगे। यूजुअली The losing party does not accept the outcome of a rigged election। और कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो पार्टी हार जाती है वो जल्दी रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं करती, वो कहती है कि ज़रूर गिनती में या काउंटिंग में धांधली हुई है। द आउटकम ऑफ इंडियाज इलेक्शन स्पीक्स फॉर इट सेल्फ। लेकिन आप दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में भारत में देखो, भारत में क्या होता है। द रूलिंग पार्टी रूटीनली लूज इलेक्शन इन इंडिया बोथ एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल। आप देखोगे कि केंद्र में भी और राज्य में भी दोनों जगह पे जो रूलिंग पार्टी होती है अक्सर चुनाव हार जाती है। In fact, every out of 3 election held in last 25 years, the ruling party lost। और अगर पिछले का रिकॉर्ड आप देखोगे तो पाओगे कि करीब पिछले 25 साल में हर दूसरे तीसरे इलेक्शन में रूलिंग पार्टी हार जाती है। इन यूएस, सेकेंड पॉइंट है, इन यूएस इनकम्बेंट और सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रेयरली लूजेज इलेक्शन। जबकि यूएस में ऐसा नहीं होता है। एक बार जो सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो शायद ही इलेक्शन हारते हैं अमेरिका में। इन इंडिया अबाउट हाफ ऑफ द सिटिंग एमपीज और एमएलएज लूज इलेक्शन। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अक्सर ये देखा जाता है बड़े नामी गिरामी नेता लोग जो होते हैं वो भी इलेक्शन हार जाते हैं। ऐसे आपने देखा अभी जो दिल्ली में इलेक्शन हुए उसमें आपने देखा कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, वो चुनाव हार गए। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे नेताओं का उदाहरण आपको मिल जाएगा जो कि इलेक्शन में खड़े हुए लेकिन चुनाव हार गए। Candidates who are known to have spent a lot of money on buying votes and those with known criminal connection often lose election। कई बार जो है जो अमीर नेता लोग होते हैं जो कि पैसे से वोट खरीद लेते हैं, अक्सर आपने इलेक्शन के टाइम में सुना होगा कि फला नेता उस एरिया में गए थे और वहाँ पर उन्होंने पैसे बांटे या कुछ और दूसरी चीज़ें बांटी। तो लेकिन बांटने का कोई खास फायदा नहीं हुआ क्योंकि वो फिर भी इलेक्शन हार गए। Barring very few disputed elections, the electoral outcomes are usually accepted as a people's verdict by the defeated party। और एक आध दो केसेस को छोड़कर डिस्प्यूट जो होते, विवादित जो होती बात, उसको छोड़ दें तो इलेक्टोरल आउटकम जो रिज़ल्ट होता है अक्सर सभी पार्टियां उसे स्वीकार कर लेती हैं, ये कहकर कि ये जनता का फैसला है और हम इसको स्वीकार करते हैं। चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने में इलेक्शन कमीशन को कौन कौन सी चैलेंज को फेस करना पड़ता है। ऑल दिस लीड्स टू अ सिंपल कंक्लूजन, इलेक्शन इन इंडिया आर बेसिकली फ्री एंड फेयर। अब तक हमने जितनी बातें इस चैप्टर में पढ़ी उससे ये पता चलता है कि भारत में तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं।
The party that wins an election form government does so because people have chosen it over its rival. और जो पार्टी इलेक्शन में सबसे ज़्यादा सीट जीतती है वही सरकार बनाती है। ये माना जाता है कि भाई जनता ने इन्हीं को इजाज़त दी है सरकार बनाने के लिए दूसरे पार्टियों की तुलना में। दिस में नॉट बी ट्रू फॉर एवरी कंस्टिट्यूएंसी, और ऐसा हर जगह सच नहीं होता। आपने देखा दिल्ली में बीजेपी जीत गई, लेकिन इसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी के भी बहुत नेता हैं जो कि इलेक्शन जीते, है ना। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई पार्टी जीतती है और सरकार बनाती है इसका मतलब कि सारी सीटें उसने जीत ली। दूसरी पार्टियां भी जीतती हैं इलेक्शन में। A few candidate may win purely on the basis of money power। हो सकता है इसमें कुछ वाद विवाद हो, जिनके पास पैसा हो वो इलेक्शन जीत जाए, और अनफेयर मीन्स या कुछ बेईमानी करके जीत जाए। बट द ओवरऑल वर्डिक्ट ऑफ द जनरल इलेक्शन स्टिल रिफ्लेक्ट पॉपुलर प्रेफरेंस। लेकिन इसके बावजूद भी आप ओवरऑल अगर देखिए तो पाएंगे कि भाई पॉपुलर सपोर्ट जिसको जनता ने दिया है वही पार्टी इलेक्शन जीतती है और सरकार बनाती है। There are very few exceptions to this rule in the last 60 years in our country. This is what makes Indian election democratic. और पिछले 60 सालों का रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो एक आध दो को छोड़कर बाकी सभी मामले में भारत में फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही हुए हैं। Yet the picture looks different if we ask a deeper question। लेकिन और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो अक्सर उठाए जाते रहे हैं। आर पीपल्स प्रेफरेंस बेस्ड ऑन रियल नॉलेज। अब सवाल ये उठता है कि क्या जनता वोट डालने जाती है तो सब समझदारी से वोट डालते हैं कि भाई मुझे यही इसी नेता को जिताना है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जो ये देखा जाता है कि बहुत सारे लोग उतने पढ़े लिखे नहीं होते और न ही उन्हें इसकी राजनीति की इतनी जानकारी होती है। आर द वोटर्स गेटिंग अ रियल चॉइस। क्या उनको सही माने में अपनी चॉइस मिलती है? इज इलेक्शन रियली लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीवन। क्या हर कोई इलेक्शन में खड़ा हो सकता है जीतने के लिए इलेक्शन? कैन एन ऑर्डिनरी सिटीजन होप टू विन इलेक्शन। क्या एक साधारण नागरिक अगर वो चाहे कि वो एक नेता बने और इलेक्शन में खड़ा हो तो क्या वो जीत सकता है? Question of this kind bring many limitations and challenges of Indian election to our attention। और इसमें कई तरह के चैलेंज आपको देखने के लिए मिलेंगे खासतौर के में भारत के संबंध में। और साथ ही साथ क्या है कि ये हमारा ध्यान भी आकर्षित करते हैं। इस तरह का प्रश्न अक्सर उठता रहता है। Candidate and parties with a lot of money may not be sure of their victory, but they do enjoy big and unfair advantage over smaller parties and independents। अब सवाल ये है कि इलेक्शन में तो सभी खड़े होते हैं और खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। तो सवाल ये है कि जो कैंडिडेट या पार्टी जिनके पास काफ़ी पैसा है हो सकता है वो इलेक्शन न जीत पाएँ, बट क्या होता है कि वो दूसरे कैंडिडेट के लिए खतरा हो जाते हैं। जैसे कुछ परसेंट की वोट से कोई पार्टी कोई इलेक्शन हार जाता है या जीत जाता है तो कहते हैं ना कि उसकी वोट बट गई थी इसलिए वो हार गए, है ना। In some part of the country, candidates with criminal connection have been able to push other out of the electoral race and to secure ticket from major parties। और कई जगहों पे ये तो देखा जाता है जिन नेताओं का थोड़ा क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है वो बाकी जो दूसरी पार्टियों के कैंडिडेट हैं या जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं उनको थोड़ा वो किनारे कर देते हैं। लोग डरते भी हैं, बहुत सारी बातें हो जाती और वो क्या करते हैं अपने दबदबे के कारण पार्टी से टिकट लेने में कामयाब हो जाते हैं। आपको पता ही है कि हर पार्टी यही चाहती है कि हर हालत में उसका कैंडिडेट इलेक्शन जीते, इसलिए ऐसे लोगों को टिकट दे भी देती है। Some families tend to dominate political party tickets are distributed to relative and their families। ये तो हमारे देश में बहुत ही पॉपुलर सी बात है, बहुत ही कॉमन है। सभी जानते हैं कि कुछ फैमिली ऐसी होती है जो अपनी पार्टी में बहुत डोमिनेंट होती है और अक्सर क्या देखा जाता है कि उनको या उनके रिश्तेदारों को टिकट दे दिया जाता है। हमारे मुलायम सिंह यादव हैं, लालू यादव हैं, कई ऐसे नेता हैं जिनका चल रहा है, पूरे ख़ानदान ही पॉलिटिक्स में है। Some families tend to dominate political parties, ये तो हमने पढ़ लिया। Very often election offer little choice to ordinary citizen।
कई बार क्या होता है इलेक्शन में चॉइस ज़्यादा अच्छी जनता के सामने नहीं होती। फॉर बोथ द मेजर पार्टीज आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर बोथ इन पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिस, क्योंकि जो भी बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं ना, अक्सर उनकी पॉलिसी लगभग एक जैसी होती है, खाली भाषा अलग होती है। बाकी सबकी जो है जो ये होते हैं पॉलिसी और उनके जो प्रोग्राम होते हैं वो सारे लगभग एक जैसे ही होते हैं। Smaller parties and independent candidates suffer a huge disadvantage compared to bigger parties। इसलिए छोटी पार्टियां और जो लोग कैंडिडेट इंडिपेंडेंट पद के लिए खड़े होते हैं, इंडिपेंडेंट से खड़े होते हैं, जैसे वो किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते, तो उनको बहुत डिसएडवांटेज होता है, उसको ज़्यादा फायदा नहीं होता बड़े पार्टियों की तुलना में। These challenges exist not just in India। इस तरह के चैलेंज सिर्फ भारत में ही नहीं है, दुनिया के बहुत सारे देशों में हैं। But also in many established democracy, these deeper issues are matter of concern for those who believe in democracy। तो ये थोड़ी गहरी बात है, और जो लोग प्रजातंत्र के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं वो थोड़े इस सब मामले में चिंतित रहते हैं, कैसे प्रजातंत्र को सही तरीके से लागू किया जा सके देश के अंदर। जैसे जब हम कहते हैं कि प्रजातांत्रिक है, तो मतलब जो बेसिक नियम है प्रजातंत्र के वो तो आपके देश में होना चाहिए ना। तो इस वजह से कहते हैं कि ऐसे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि चिंतित करते हैं लोगों को। दैट इज़ वाई सिटीजन, सोशल एक्टिविस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन डिमांडिंग रिफॉर्म इन द इलेक्टोरल सिस्टम। यही कारण है कि अक्सर जनता भी, नागरिक लोग जो हैं वो भी, और सोशल एक्टिविस्ट या सामाजिक जो कार्यकर्ता लोग होते हैं, सुधारक लोग जो होते हैं वो, और कई ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसे बोलती रहती है कि इलेक्टोरल सिस्टम में थोड़ा सुधार होना चाहिए। कैन यू थिंक सम रिफॉर्म? क्या आपके मन में भी ऐसा चलता है कि हाँ, किस तरह का सुधार किया जा सकता है हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में? व्हाट कैन ऑर्डिनरी सिटीजन डू टू फेस दिस चैलेंज? आपके सामने ये चैलेंज रहेगा तो आप उसको कैसे फेस करोगे, है ना? तो ये सब आपसे भी प्रश्न पूछा गया है। आप चाहे तो इन प्रश्नों का जवाब ढूंढ सकते हैं और बता सकते हैं कि हाँ, किसी पार्टी को सुधारने में या हमारे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को सुधारने में क्या क्या कदम और उठाए जा सकते हैं। तो चलिए, दिस द एंड ऑफ द चैप्टर। इसमें कुछ जो ये दिए गए टर्म्स दिए गए हैं, कोड ऑफ कंडक्ट, कंस्टिट्यूएंसी, इनकम्बेंट, लेवल प्लेइंग फील्ड, रिगिंग, टर्नआउट, ये सब क्या होता है, इन सब को भी, आज टर्म को भी आप याद रखिए, क्योंकि आज आप पता ही है आप लोग को कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो आते हैं या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उसमें इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा जो क्वेश्चन आंसर है ये सब भी कीजिएगा, और मैं अभी जल्दी ही इसका MCQ बना दूंगी, और बनाने के बाद आपको शॉर्ट्स में डाल भी दूंगी, आप देख लीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस वो पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इसे देख सकें। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।